गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं दीपक यादव दीपक सर BHU ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से वर्कलोड के कारण क्लास नहीं ले पा रहा था। जो टीए की जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा वर्क आ गया था इस टाइम, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था और मैं अब क्लास को कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों, मैं आप सभी को आज पैडी क्रॉप यानी धान की खेती के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज धान की खेती पैडी क्रॉप। इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या पहले आगामी एग्जामों में आ चुके हैं, मैं उसको आप सभी को हाईलाइट करवाता जाऊंगा। आप सब उसको नोट्स भी करते जाइएगा, PDF आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला फर्स्ट है, पूछता है धान का बॉटनिकल नेम क्या है। मतलब पैडी का जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, उसको क्या बोलते हैं? ओराइजा सेटाइवा। उसका क्रोमोसोम नंबर भी पूछता है 2n24। अब इसी का उल्टा, धान का उल्टा अगर कर दिया जाए तो 42 हो जाएगा। वो गेहूं का जो है क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। तो आप सभी इसको भी ध्यान में देते चलिएगा। थोड़ा सा निमोनिक्स अपने दिमाग में कुछ ट्रिक अपना लिए, क्योंकि इतने चीज़ माइंड में जल्दी याद नहीं होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जो इसकी फैमिली है पोएसी, उसको ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं। ओरिजिन बहुत एग्जाम में पूछ देता है कि राइस का या व्हीट, पैडी का या धान का, जो भी कर लो। हिंदी मीडियम वालों कहते हैं कि हिंदी में सर नहीं बताते हैं, तो जो धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ ईस्ट एशिया, उसको इंडो वर्मा रीजन भी कहते हैं। इंडिया और जो बांग्लादेश का रीजन है, ठीक, वहाँ पर धान की जो उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आप सभी को एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे कि धान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे एरिया माने तो सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में है, फिर उसके बाद चाइना में सेकंड पे है, थर्ड पे इंडोनेशिया। बट प्रोडक्शन में चाइना इंडिया को से मतलब बीट कर दिया, मतलब आगे है, बहुत आगे है। फिर सेकंड पे इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है। प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर, जैसे कि आपके पास ये है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ठीक, एक हेक्टेयर एरिया में, तो उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। USA में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता हिंदी में बोलते हैं इसको। जापान में सेकेंड और चाइना थर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग तो विश्व के उपलक्ष्य में पढ़ लिए हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, और उसी को हम लोग इंडिया के भी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो एरिया इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक है, सेकंड यूपी पे, थर्ड बिहार में। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सेकंड पे यूपी में प्रोडक्शन, थर्ड पे आंध्र प्रदेश। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ये पंजाब में होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिए ये भी, और एरिया और प्रोडक्शन भी ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं नोट किया हूँ कि इंडिया में जो है राइस का प्रोडक्शन और एरिया दोनों ज़्यादा है। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, किस क्रॉप का होता है, तो राइस का ही होता है। एरिया भी सबसे ज़्यादा किस क्रॉप का है, राइस का है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन व्हीट क्रॉप की है। इंडिया में तो अगर पूछते हैं, इंडिया के बारे में पूछे सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा सीरियल्स होता है या तो क्रॉप्स होता है, तो राइस। सबसे ज़्यादा एरिया किस क्रॉप का है, तो राइस। लेकिन विश्व में पूछे तो विश्व में आपको व्हीट मारना होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स, मतलब सीजन, कितने सीजन में हम लोग राइस को उगा सकते हैं। 3 सीजन में राइस को हम लोग कल्टीवेट करते हैं इंडिया में, ठीक। तीनों सीजन के इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा कि अस, अमन, बोरो, ये तीनों है, ठीक। अस
लगता है आपका उसका सोइंग टाइम अप्रैल मई में होता है और इसका हार्वेस्टिंग हम लोग अगस्त सितंबर में कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अमन, जो अभी हम लोग जनरली हम लोग के एरिया में उत्तर प्रदेश बिहार जो हम लोग लगाते हैं, अभी जो लग रहा है इस टाइम, मतलब लग चुका है इस टाइम तो जून जुलाई में, ठीक। तो वो जो है उसको बोलते हैं अमन, मतलब खरीफ सीजन का। ये इसका विंटर में हम लोग नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब बोरो का बहुत पूछता है कि इसका सोइंग टाइम कब है, तो नवंबर से दिसंबर इसका सोइंग टाइम है और इसका जो हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे, कटाई करेंगे, वो अप्रैल में करेंगे। ये वाला टॉपिक आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, जनरल चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इससे क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि क्लाइमेट से क्वेश्चन जो बनता है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्लाइमेट पूछता है कि जो राइस का क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट उसको चाहिए, तो उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, नमी एटमॉस्फेयर में। जो एवरेज टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है। और जो राइस क्रॉप है या पैडी धान का क्रॉप है, उसको बोलते हैं C3 प्लांट। अब C3 प्लांट C4 प्लांट के लिए अलग से मैं क्लास लेके आऊँगा, बस याद कर लीजिए कि राइस जो प्लांट है C3 है, मतलब जितने भी सीरियल्स हैं वो C3 में आते हैं। ये भी दिमाग में याद कर सकते हैं, जितने भी सीरियल्स हैं C3 में आते हैं, उसको मैं अलग से बताऊँगा कैसे कैसे होता है। फिर जो राइस क्रॉप है ये सार्डे प्लांट होता है, इसको भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो सार्डे प्लांट होता है, ऑल खरीफ क्रॉप्स इज सार्डे प्लांट, जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं, फसल खरीफ की फसल होती हैं, वो सार्डे प्लांट होती हैं। और सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है ये आपको याद करना है। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनिकल, ये भी याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग इसके सॉइल के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन सी सॉइल राइस क्रॉप के लिए काफ़ी सूटेबल है, अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छा से उसका प्रोडक्शन हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्ले एंड क्ले लोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जो क्ले एंड क्ले लोम, क्ले एंड क्ले लोम ही क्यों हम लोग राइस में यूज करते हैं, इसी सॉइल में क्यों लगाते हैं, तो इसका मेन रीज़न है जो क्ले सॉइल होता है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें पानी बहुत लंबे समय तक ठहरता है, इसलिए हम लोग क्ले एंड क्ले लोम का यूज करते हैं राइस लगाने के लिए। अब जनरली जो राइस क्रॉप है इसको हम एसिडिक सॉइल में लगाते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। बहुत कम ही ऐसे क्रॉप हैं जो कि एसिडिक सॉइल में लगते हैं, तो राइस ऐसा है। राइस का जो pH रेंज होता है 4 से 6 होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग एकदम लिख दीजिए, छपा है। अब हम लोग देखेंगे एक क्लाइमेट के बारे में, थोड़ा उधर कुछ छूट गया तो मैं इधर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, मतलब कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए। एक ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि बहुत ही अच्छा ग्रो प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। तो जर्मिनेशन के लिए हम लोग कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन फेल कर जाएगा। फ्लावरिंग के लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 21। और कभी कभी एग्जाम पूछता है कि कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है राइस के लिए, तो ये आपको 30 से 32 सेंटीग्रेड टिक कर देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा, इसीलिए इसको साइड में लीजिए। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ग्रोथ के लिए हम लोग 21 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्लावरिंग के लिए 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक नोट में कराया हूँ यहाँ पर, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसको राइस क्रॉप टॉलरेट कर लेता है। टॉलरेट करने का मतलब है कि उसको सह लेता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड सह लेता है। अगर थोड़ा उससे ज़्यादा जाने लगता है तो उसके लिए दिक्कत खड़ी कर देगी, मतलब प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी या तो प्रोडक्शन रुक ही जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि राइस से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अब मैं उसको रख रहा हूँ। ठीक, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पहला है क्या है, राइस कंटेंट लेस प्रोटीन। जो राइस में होता है ना, सभी सीरियल्स में प्रोटीन जनरली 10 से 12% होते हैं, लेकिन
राइस में बहुत ही कम होते हैं, 6 से 7%, और उस प्रोटीन का नाम है ओराइजीन। तो याद कर लीजिए कि अब डायरेक्ट एग्जाम पूछते थे राइस में प्रोटीन कितना परसेंट है, उसमें 10, 12, 7 ऐसे देगा, आपको 6 से 7 याद करना है। और कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब एक और जनरल चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि 1 केजी अगर हम लोग को राइस प्रोड्यूस करना है, उत्पादन करना है 1 केजी राइस का, तो उसके लिए हम लोग को 5000 लीटर पानी का यूज करना पड़ेगा। और जनरली जो अदर क्रॉप होते हैं उसके लिए 400 से 500 लीटर ही पानी लगते हैं। मतलब कि जो राइस क्रॉप है बहुत ही ज़्यादा ही इसका वाटर यूज करता है। फिर सभी अब नेक्स्ट क्या है, सभी प्लांट को ग्रोथ, जो सभी पौधे हैं उसको ग्रोथ करने के लिए रूट में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो रूट में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सभी प्लांट की ग्रोथ के लिए, आप सबको पता है बिना ऑक्सीजन के तो होगा ही। लेकिन कब आप देखते हैं कि धान की जो फसल है जो हमेशा पानी में ही रहता है, सबमर्ज कंडीशन में ही रहता है, तो उसके लिए वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है अपने रूट के लिए, तो रूट के लिए वो अपना ऑक्सीजन जो जड़ के लिए कहाँ से लेता है, वो लेता है एक लीफ में एक टिश्यू होता है, उसका नाम है एरेकाइमेटस टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिए कौन सा टिश्यू है, एरेकाइमेटस टिश्यू है, जो कि उसके लीफ में पाया जाता है, जिसके द्वारा वह ऑक्सीजन को रूट तक प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस में हलिंग परसेंटेज क्या है। हलिंग परसेंट मीन दैट कि दाना और भूसी का अनुपात। जैसे हम लोग गाँव में अगर मान लीजिए धान को दराने गए, मतलब जो भी है, फिर उसमें देखेंगे कि उसमें चावल कितना हुआ और भूसी कितना हुआ, तो जनरली जो चावल और भूसी का अनुपात है वो 65 से 35 है। मतलब 65% चावल होगा और 35% भूसी होगा 100% में। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में देता है कि 10% से निकाल देता है कि 7% क्या होगा चावल और 3% भूसी। एक क्वेश्चन BHU के 2014 के, जब मैं एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर, तो एक क्वेश्चन आया था कि धान में चावल का प्रतिशत मतलब हलिंग क्या है, तो वो था उसमें 7, 12 ऐसे के ऑप्शन दिए थे, तो उसका आंसर 7 ही था। अब जो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज। जो राइस का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं, उसको करियप्सिस बोलते हैं। ठीक, जितने भी सीरियल्स हैं मैक्सिमम को ही करियप्सिस ही बोलते हैं, ये आप लोग याद कर सकते हैं, ऑल सीरियल्स करियप्सिस। फिर आगे हम लोग देखते हैं जनरल कुछ बातें हैं। सबसे अधिक राइस में यूज होने वाला फर्टिलाइज़र अमोनियम सल्फेट। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि सबसे अधिक जो राइस में फर्टिलाइज़र कौन सा यूज होता है, अमोनियम सल्फेट। और टेस्ट वेस्ट क्या होता है राइस का, ये भी पूछता है कि राइस का टेस्ट वेस्ट क्या होता है। तो राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो है, कॉमन राइस का जो हम लोग यूज खाते हैं वो होता है 25 ग्राम होता है। लेकिन अगर बासमती राइस का पूछ देता है तो 21 ग्राम हो जाता है। और टेस्ट वेस्ट होता क्या है, पहले ये समझिए। टेस्ट वेस्ट होता है कि जो हम लोग 1000 पैडी का सीड लेंगे और उसका वेट करेंगे, उसका वेट जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है। राइस के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है, जो पानी देने का स्टेज है, जो इरिगेशन करने का स्टेज है, वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है बूटिंग। आप टिलरिंग भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन बूटिंग मोस्ट है, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में बूटिंग ना दे के टिलरिंग दे देता है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, टिलरिंग टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बूटिंग दिया तो बूटिंग मारिएगा। मतलब बूटिंग स्टेज पे धान को पानी देना बहुत ही आवश्यक है। अगर वहाँ पर पानी नहीं देंगे तो जो क्रॉप है फेल्योर कर जाएगा। फिर आगे चलते हैं, राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट एंड सीड रेट। मतलब हम लोग राइस का देखेंगे कि ट्रांसप्लांटेड कब करते हैं और उसका सीड रेट क्या है। और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ नर्सरी भी देखेंगे, कौन कौन सा नर्सरी राइस में हम लोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो देखते हैं खरीफ सीजन में जो हम लोग करते हैं उसका ट्रांसप्लांटिंग हम लोग 21 से 25 दिन नर्सरी के सोइंग के बाद, डे आफ्टर सोइंग के बाद हम लोग कर देते हैं, जब 3 से 4 पत्तियाँ उसमें आ जाती हैं। सीड रेट क्या है, मतलब कि खरीफ क्रॉप में जो हम लोग नॉर्मल सीड लगाते हैं वो 30 से 35 केजी लगाते हैं प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग जो है नॉर्मल खरीफ क्रॉप का होता है 20 से 10, मतलब इसका मतलब है कि 20 से 10 मतलब रो टू रो, जैसे रो और रो की दूरी क्या है 20 रहेगी, और प्लांट टू प्लांट का दूरी जो रहेगा वो 10 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिड राइस। जो हाइब्रिड राइस के लिए सीड रेट था 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ये बहुत ज़्यादा है, इसको लिख दीजिए, छपा है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछता है हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना होता है, और इसका स्पेसिंग जो होता है 20 से 15 होता है। ये इम्पॉर्टेंट है नहीं उतना, लेकिन ये आप लोग ये ध्यान दीजिएगा इसको। और एक मेथड आता है श्री, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आ गया था, तो आप लोग इस पर फोकस करिएगा, इस पर फोकस करिएगा। ये जो सिस्टम है डेवलप किया गया मेडागास्कर से। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो श्री मेथड है ये कहाँ से डेवलप किया गया, तो मेडागास्कर। ओके, फादर आप इसके किसके, मतलब जो श्री के फादर कौन से हैं श्री मेथड के, तो ये फादर हैं हेनरी ल्यूलिन। सीड रेट इसका क्या है 5 से 6 केजी। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि श्री मेथड का सीड रेट कितना होता है। श्री मेथड किस लिए यूज होता है, इसमें पानी की बचत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं श्री मेथड लगाते हैं, और इसका जो सीडलिंग तैयार हो जाता है 10 से 12 दिन में हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरे फील्ड में। ये भी पूछता है कि श्री मेथड में ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद कर देते हैं, 10 से 12 दिन बाद। ठीक, और जो श्री मेथड है ये हम लोग तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर सबसे पहले इसको यूज करके देखे थे, काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव मिला था वहाँ पर। हम लोग नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोपोग मेथड, ये भी एक नर्सरी की एक विधि है। यह विधि जो हम लोग देख रहे हैं ये फिलीपींस के द्वारा इसको निकाला गया था। इंडिया में इसको आंध्र प्रदेश में अप्लाई करते हैं डोपोग मेथड को। इसमें जो सीड रेट बहुत कम होता है, 3 केजी सीड प्रति मीटर स्क्वायर। सब सोचता है कि बहुत कम सीड रेट होगा, 3 केजी सीड प्रति मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर इसको हेक्टेयर में निकालेंगे, 1 हेक्टेयर के लिए निकालेंगे तो 90 केजी हो जाता है। तो सीड रेट कितना है 3 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर में पूछेगा तो 3 केजी, अगर हेक्टेयर में पूछ देगा तब 90 केजी। अब ट्रांसप्लांटिंग भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में तो यही पूछता है डोपोग का ट्रांसप्लांटिंग कितना है, मैक्सिमम 12 दिन, 10 से 12 दिन, लेकिन एग्जाम में 12 दिन ही आते हैं। तो 12 दिन याद कर लीजिए कि जो डोपोग का ट्रांसप्लांटिंग का दिन क्या है 12 दिन। आगे चलते हैं कि अब एक नया कंसेप्ट आपको बता दीजिए, पॉलिश राइस होता है। जो हम लोग मार्केट से राइस खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं खाने के लिए, ठीक, वो बहुत ज़्यादा उसमें पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करते हैं ऊपर उसका एक लेयर होता है, ठीक, जिसमें विटामिन डी का मतलब बी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है जो हम लोग पॉलिशिंग कर देते हैं उसका, तो विटामिन बी कमी हो जाती है। अगर वो चावल हम लोग हमेशा वही चावल यूज़ करेंगे तो हम लोग को बेरी रोग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग में विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो राइस फील्ड से मीथेन गैस का जो रिलीज करता है, जो राइस क्रॉप है वो मीथेन गैस रिलीज़ करता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा लो लैंड रहता है, वहाँ पानी सबमर्ज रहता है। जहाँ पानी सबमर्ज रहता है वहाँ पर मीथेन का निकलना स्वाभाविक बात है। पैरा बॉइलिंग राइस क्या है, पैरा बॉइलिंग राइस गाँव में हम लोग सब लोग देखा है। क्या करते हैं कि धान को क्या करते हैं हम लोग कि बॉयल कर देते हैं, एक बहुत बड़े से बर्तन में बॉयल कर देते हैं, फिर उसको हम लोग फैला देते हैं, फिर उसका हलिंग करा देते हैं। कराने के बाद उसको हम लोग यूज करते हैं खाने में। तो उसमें विटामिन B12 मतलब कोबाल्ट, जो विटामिन B12 है उसको कोबाल्ट भी बोला जाता है, कोबाल्ट, तो उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैरायटी कि धान की कौन इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, विश्व में सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस की कौन सी थी, वो TN1 ताइवान से निकली थी।
इसको बोलते हैं ताइचुंग नेटिव, TN का मतलब ताइचुंग नेटिव होता है, ये ताइवान से निकला था। अब फर्स्ट हाइब्रिड हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन सी पहली, वो है IRI 8, ये आप लोग याद कर लीजिए। फर्स्ट इंडिया हाई यील्डिंग वैरायटी, इंडिया की सबसे पहली हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है, वो जया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा है, लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन राइस से उठा है वैरायटी से, तो जया सबसे पहले एग्जामिनर रखता है कि जया को ही रखें। जया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मिरेकल राइस इन इंडिया। आप लोग देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं मिरेकल राइस इन इंडिया। बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिससे कि भारत में राइस की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है, जगन्नाथ। ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। फिर सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी, मतलब सैलिनिटी क्षारीयता को सहन करने वाला कौन सा वैरायटी है, IRI 8 और लुनिश्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करें। अदर वैरायटी में हम लोग जैसे नाम सुनेंगे पद्मा, रत्ना, साबरमती, ये सब कॉमन वैरायटी हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। अब इम्पॉर्टेंट वैरायटी का स्टेम बोरर रेजिस्टेंट, जो तना छेदक कीड़ा होता है उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है, कि उसमें जैसे कि हम लोग रत्ना या IRI 20 अगर लगा दे खेत में, तो स्टेम बोरर का प्रकोप रुक जाएगा, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंट है। अब नेक्स्ट वैरायटी एफी टॉक्सिसिटी टॉलरेंट, एक ऐसी वैरायटी है जो कि एफी टॉक्सिसिटी के लिए टॉलरेंट है, उसमें नहीं होता है। ये है फल्गुना वैरायटी है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ डिजीज़ है जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं राइस से, और इसे डिजीज़ का क्लास अलग से चलाएंगे हम। तो राइस की डिजीज़ है, उसका नाम है खैरा डिजीज़। YL लेने के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और खैरा डिजीज़ सबको पता है जिंक की कमी से होता है, और इसको रोकने के लिए ये जो डिजीज़ होता है, ये डिजीज़ जो होता है ये नर्सरी में लगता है। नर्सरी में क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं येलो येलो कलर का स्पॉट बन जाती हैं, पैचेज बन जाती हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि हाँ इसमें जिंक की डिफिशियंसी है। अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 kg जिंक सल्फेट को यूज करेंगे प्रति हेक्टेयर। अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो 5 kg सफिशिएंट है, स्प्रे करेंगे तो। अगर हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तब हम लोग 25 kg। आगे चलते हैं, एक डिजीज है टुंगरू डिजीज़, ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है। इसका वेक्टर है वाहक, जिसके द्वारा फैलता है, ये ग्रीन लीफ पर, ये वायरल डिजीज है। और लास्ट जो है ब्राउन लीफ स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में, क्योंकि ग्रेट बंगाल फेमाइन इसी के द्वारा आया था। तो ये डायरेक्ट पूछता है ग्रेट बंगाल फेमाइन किस डिजीज़ के द्वारा फैला था, तो ब्राउन लीफ स्पॉट कब आया था, 1943 में। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आप सभी को करा दिया हूँ, इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा राइस का, जिससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक राइस क्रॉप कल्टीवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे AGTO हो, चाहे TGT PGT हो, चाहे बैंक में FO हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आप सभी लोग इसको एंजॉय करिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।